हेलो एवरीवन। तो लेट्स स्टार्ट। नहीं, हेलो एवरीवन। आज हम लोग कुछ बढ़िया सीखते हैं। नहीं, हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हेलो एवरीवन, सो आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज चालू करेंगे क्या? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। नहीं, हेलो एवरीवन, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं। वो है हिस्ट्री टेकिंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सेकेंड ईयर में अगर आ गए तो फर्स्ट थिंग जो आपको डील करना होगा वो है वर्ड्स एंड गेटिंग लॉस्ट, मतलब खो जाएंगे अपने हॉस्पिटल में, अगर आपका हॉस्पिटल इतना बड़ा है तो अगर आप सबसे पहले किसी पेशेंट के पास जाएंगे तो बी वेल ड्रेस्ड। इट्स अ मस्ट। एंड आपको कभी भी गुस्सा नहीं करना है। इट्स फ्यू थिंग्स जो आपको आपके प्रोफेसर्स नहीं सिखाएंगे, आपको सीनियर सिखाएंगे। उसमें से है कि आपको कभी भी अपने पेशेंट पे गुस्सा नहीं करना है। अच्छे से चप्पल में नहीं जाना, ऐसे कैजुअली नहीं जाना, हेयर टाई होना चाहिए सब कुछ। तो अगर आपके सामने एक पेशेंट खड़ा है तो आप अप्रोच कैसे करोगे? आपको हमेशा उसके राइट साइड में खड़ा रहना है। अगर ये गया तो आपका गया। राइट साइड में खड़ा रहना है। आपको ये क्वेश्चन पूछना है, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। देखिए, बहुत बार क्या होता है ना कि पेशेंट आपके पास आया है तो वो बहुत पहले से बहुत जगह पे दिखा रहा होता है और फिर लास्ट में आपके पास आता है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं, इधर उधर का इररिलेवेंट चीज़ आपको बहुत सुनने को मिलेगा अगर आपने ये क्वेश्चन सही से नहीं पूछा तो। इससे हम लोग स्ट्रक्चर कैसे रखते हैं, पहले आपको पेशेंट का नाम लिखना है। मैं आपको यहाँ पे साइड बाय साइड कैसे लेना है हिस्ट्री टेकिंग, उसका नोट्स दे रहा हूँ कि पेशेंट का नाम लेना है। और बहुत सारे कॉलेजेस में बोलते हैं कि नाम बस इनिशियल्स लेके रख दो, क्योंकि पेशेंट का आइडेंटिटी रिवील नहीं होना चाहिए। अभी वो पेशेंट का जो आईडी है वो लेना है, एज लेना है, मैरिटल स्टेटस, कहाँ से है, एड्रेस, वो भी पूरा पोस्टल एड्रेस लेना है। ये बहुत ज़रूरी है। और डेट ऑफ एडमिशन लेना है कि कब वो भर्ती हुआ था। ये सारा डिटेल्स आपको फिल करना है। एज और रेसिडेंस कहाँ से है, वो तो एड्रेस में आ गया। तो रेसिडेंस हम लोग क्यों ले रहे हैं? देखिए, बहुत सारा डिजीजेस हैं जो एज स्पेसिफिक है, जैसे कि बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। अभी मैरिटल स्टेटस क्यों इम्पोर्टेंट है? मान लीजिए यंग मेल आ रहा है और वो ऐसा प्रेजेंट कर रहा है कि उसके मुंह में वाइट वाइट कुछ आपको दिख रहा है, तो आपको क्या सस्पेक्ट करना है कि अनमैरिड है, तो हो सकता है वो इधर उधर जाता हो, तो एचआईवी। या फिर अगर वो अनटाइडी है तो फिर आपको वो सब भी देखना है कि पेशेंट किस वो सब तो इंस्पेक्शन में देख लेंगे, बट स्टिल आपको ओवरऑल उसका गेट, अगर पेशेंट अंदर आ रहा है तो वो कैसे चल के आ रहा है, उसका अपीयरेंस कैसा है, हेयर कितना है, ये सारा चीज़ माइन्यूट डिटेल्स बहुत मैटर करता है। नाम से वो कुछ कुछ आपको रिलीजन पता चल जाएगा। और कुछ कुछ रिलीजन्स में आपको वेजिटेरियन लोग ज़्यादा मिलते हैं, तो फिर वहाँ पे उससे आपको पता चल जाएगा कि वो उसमें B12 डिफिशियंसी होने का चांसेस है या नहीं है, क्योंकि वेजिटेरियन लोगों में कॉमन होता है। तो इससे आपको ये इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिटेल्स। और एक चीज़ होता है कि आप सोशियो इकोनॉमिक स्केल से पता करना कि वो कौन से क्लास को बिलोंग करता है। तो हम लोग इसके लिए मॉडिफाइड कुप्पू-स्वामी स्केल यूज़ करते हैं। ये एफएमटी, मतलब सीएफएम वाले पूछेंगे, ऐसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट उसका ऑक्यूपेशन पूछ लीजिएगा, क्योंकि कुछ कुछ डिजीजेज होते हैं जो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होते हैं। जैसे अगर कोई एस्बेस्टोस फैक्ट्री में काम करता है, उसको एस्बेस्टोसिस हो सकता है। या फिर कोल माइंस में टेस्टिकुलर इनफर्टिलिटी का केसेस बहुत कॉमन है। तो आपको ऑक्यूपेशन भी पता होना चाहिए, क्योंकि ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड, जैसे अभी कोई
रेडियो टेक्नीशियन है तो फिर उसको बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र का चांसेस हो सकता है। तो फिर ये इसको डेमोग्राफिक डिटेल्स आपने भर दिया। उसके बाद आपको लेना है चीफ कंप्लेंट्स। यो भी इसको चीफ कंप्लेन ये क्वेश्चन जब आप पूछोगे, पहले आपको पूछना है कि आप पहले एकदम ठीक थे, उसके बाद क्या हुआ जो आप यहाँ हॉस्पिटल में आए? तो फिर वो आपको बताएगा कि सपोज़ मेरे पेट में दर्द है, उससे पहले मेरे को बुखार था। बुखार मान लीजिए वो बताता है कि मेरे को 10 दिन पहले मान लीजिए 1 महीना पहले मेरे को बुखार था। 1 तो हम क्या लिखेंगे? फ़ीवर। कितने दिनों से? 1 मंथ। अब इसके बाद मैं मॉडिफ़ाई करो केस को, मान लीजिए 1 महीने पहले उसको फ़ीवर था, उसके बाद आपको जॉइंट पेन होने लगा उसे फॉर 5 डेज़। ये आपको उसने बताया कि मैं ठीक था, 1 महीना पहले मेरे को बुखार हुआ, वो खुद से ठीक हो गया, उसके बाद मेरे घुटनों में दर्द है। तो इससे क्या सीखना है कि आपका जो चीफ कंप्लेन है वो हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए और वो हमेशा 2 या 3 होना चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें आपको ड्यूरेशन लिखना है कि कब से कब तक हुआ। ये एक स्टोरी फॉर्मेट में पेशेंट आपको जैसे स्टोरी बता रहा है, हाँ, ये पेशेंट के लैंग्वेज में होना चाहिए। आपको इसमें खुद भी नो साइंटिफिक टर्म्स जैसे बोलता है कि अगर मेरे को जी मचल रहा है तो आपको लिखना है कि इसको फीलिंग ऑफ वोमिटिंग, नोजिया नहीं। या फिर मान लीजिए आपको बोल रहा है कि मेरे को बहुत तेज यहाँ पे दर्द हो रहा है पेट का ऊपर की तरफ में, तो आपको ऐसा नहीं लिखना कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम, ये सब टर्म्स यूज नहीं करना है, नो साइंटिफिक लैंग्वेज। आपको लिखना है कि राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, ऐसे 4 क्वाड्रेंट्स है, उसको बस इतना बताना है। ठीक है, तो आपने चीफ कंप्लेन ले लिया। अब HOPI बोलते हैं, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। आपको जो भी इसने बताया, मान लीजिए फीवर बताया मोस्ट कॉमन, तो फिर आपको फीवर में क्या करना है? सोक्रेट्स, ये एक बहुत ही फेमस निमोनिक है। ये आप जितना भी आपका चीफ कंप्लेन है उन सबको आपको सोक्रेट्स का फॉर्मेट में ब्रेक करना है। एस फॉर होता है साइट, और हर एक चीफ कंप्लेन के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं हो कि सपोज अभी फीवर में आप साइट क्या लिखोगे। तो एज एप्लीकेबल, ओ से ऑनसेट, सी से कैरेक्टर, आर से रेडिएशन, ए से accompanying फैक्टर, टी से टाइम, ई से एग्जासर्बेटिंग फैक्टर, और एस से सीवियरिटी। तो आपको पहले पूछना है, सपोज अगर पेट दर्द है तो फिर कहाँ पे है एग्जैक्टली वो साइड बताना है। जैसे अभी जॉइंट पेन है, आपको सबसे पहले फीवर का लेना है, उसके बाद जो जॉइंट पेन है उसका भी फिर से आपको सोक्रेट्स लिख के फिर एक्सपैंड कर देना है। देखिए अगर आप सीक्वेंस में नहीं चलोगे तो आपका कभी भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस नहीं बनेगा। मतलब अगर मान लीजिए मेरे को कोई जॉइंट पेन का पेशेंट आ रहा है, तो उसको गाउट भी हो सकता है, रुमेटॉइड अर्थराइटिस भी हो सकता है, रोमैटिक फीवर भी हो सकता है, बहुत सारा पॉसिबिलिटीज़ है, कोई ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है। तो ऑलवेज आस्क कि आप पहले कब ठीक थे एंड उसके बाद कब से आपको ये तकलीफ आना चालू हुआ। तो मेनली HOPI मतलब हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में हम लोग उसका पूरा ब्रेक डाउन करते हैं कि क्या क्या आपको कब कब से शुरू हो रहा है, और फिर हम लोग एक के ऊपर एक चीज़ों को लगा के एक स्टोरी के फॉर्मेट में देखते हैं कि क्या हो सकता है।
अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से ले लिया तो फिर आपका सारा काम हो जाएगा, आपका डायग्नोसिस बन जाएगा। तो सपोज़ अभी मैं फ़ीवर में साइट एप्लीकेबल नहीं है। ऑनसेट कितने दिन पहले से ऑनसेट में होता है एक्यूट, हाइपर एक्यूट एंड क्रॉनिक, या ग्रेजुअल ऑनसेट, एक्यूट ऑनसेट भी बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए विद इन सेकेंड्स कोई चीज़ या विद इन मिनट्स आपको बहुत तेज़ मान लीजिए चेस्ट पेन हुआ और उसके बाद आप यहाँ पे आ गए, तो वो हाइपर एक्यूट बोलेंगे उसको। एक्यूट मतलब 4 वीक या 3-4 वीक के अंदर में कोई भी चीज़ हुआ तो वो आप एक्यूट बोलेंगे। क्रॉनिक मतलब जो महीनों से चल रहा है, अगर कोई ऐसा चीज़ हो। अभी कैरेक्टर, मेनली ये पेन से एसोसिएट करते हैं। कैरेक्टर मतलब कि ये जो कैरेक्टर और रेडिएशन है ये पेन के लिए होता है मोस्टली। अगर स्टैबिंग पेन है, थ्रॉबिंग पेन है या फिर बर्निंग पेन है, तो उससे आप जैसे अगर किसी को एब्सेस है तो उसमें थ्रॉबिंग पेन होता है। तो ऐसा कैरेक्टर्स आप बहुत सारा है, वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। मैं सब्सिक्वेंट वीडियोस में लंबा लेक्चर में बता दूंगा कि कैरेक्टर क्या क्या होता है। रेडिएशन जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि पेन रेडिएट करता है। अभी ये एक इम्पॉर्टेंट रेडिएशन मैं बताऊंगा, एक आप मेरे को कमेंट्स में बताना। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि अपेंडिसाइटिस का पेन पहले अम्बिलिकस के अराउंड रहता है, फिर वो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में शिफ्ट होता है। हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट इलियक फोसा में, सॉरी, लेफ्ट इलियक फोसा में शिफ्ट होता है। तो ये पेन रेडिएट हुआ, तो यही पूछना है आपको। जैसे पैनक्रियाटाइटिस का पेन एपिगैस्ट्रियम में आता है, या फिर बहुत सारा ऐसा एग्जांपल्स है, तो वो आपको पता होना चाहिए। अभी एकम्पनिंग फैक्टर, सपोज आपको किसी को फीवर है, तो फीवर के साथ कफ आ रहा है, वो कैसा आ रहा है, वॉमिटिंग आ रहा है, डायरिया हो रहा है, तो ये जितना भी चीज़ें हैं उन सबको आप एकम्पनिंग फैक्टर में, भाई टाइम में मतलब कितने समय से हो रहा है, सपोज 20 दिन, कितने दिनों से हो रहा है, 1 महीने 30 दिन से हो रहा है, तो आपको इस हिसाब से लेना है। एग्जासर्बेटिंग फैक्टर मतलब किस चीज़ से बढ़ रहा है, और एग्जासर्बेटिंग फैक्टर मतलब बढ़ने वाला फैक्टर, और रिलीविंग फैक्टर, इनको दोनों एक साथ में लेना होता है। अगर मान लीजिए कोई चीज़ जैसे पैनक्रियाटाइटिस है, उसमें अगर वो पेशेंट आगे की तरफ बेंड होगा तो उसका दर्द कम हो जाएगा। या पेरिकार्डाइटिस है, अगर मान लीजिए किसी को चेस्ट पेन है और वो आगे की तरफ बेंड हो रहा है तो उसका पेन खत्म हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या करने से पेन ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। अगर किसी को फीवर है तो वो अगर शाम होने से बढ़ रहा है, तो इन सब का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। किसी को अकम्पनिंग, हम लोगों के कंट्री में टीबी बहुत कॉमन है, उसमें क्या होता है, नाइट स्वेट्स होता है, नाइट स्वेट्स एंड इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर। तो इससे आपको मतलब धीरे धीरे करके आइडिया लगाना है कि क्या क्या हो सकता है। आपने एच ओ पी आई ऐसे फॉर्मेट में ले लिया, उसके बाद आपको ऐसे एक स्टोरी फॉर्मेट में लिखना है। इसको जो भी आपने लिया ऐसे लिखना है, माई पेशेंट वाज apparently all right 30 days ago when he presented to OPD या emergency with complaints of, so जो भी आपने एच ओ पी आई में लिखा है, सपोज फीवर फॉर 30 days, इट वाज कॉन्टिन्यूअस रेमिटेंट। मैं आपको टाइप्स ऑफ फीवर पढ़ा देता हूँ, मतलब इन शॉर्ट में बता देता हूँ। फीवर कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस, इंटरमिटेंट, रेमिटेंट, स्टेप लैडर। ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपने ये वाला याद कर लिया ना,
तो आप मतलब फेमस हो जाओगे सारे टीचर्स में। कॉन्टिन्यूअस फीवर और रिलैप्सिंग। कॉन्टिन्यूअस में ग्रेटर देन 1 डिग्री सेल्सियस वेरिएशन। रिलैप्सिंग में ग्रेटर देन 2 डिग्री सेल्सियस वेरिएशन। देखिए, अभी अगर 1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है किसी फीवर में, तो वो कॉन्टिन्यूअस है। इंटरमिटेंट मतलब वो, और इन दोनों में ही टचेस बेसलाइन, मतलब मान लीजिए 98 डिग्री था, तो वो हमेशा 99 98 1 डिग्री का वेरिएशन से कम, अगर 1 डिग्री से कम वेरिएशन है तो उसको कंटिन्यूअस बोलेंगे, और अगर 2 डिग्री से ज़्यादा वेरिएशन है तो उसको रिलैप्सिंग बोलेंगे। इंटरमिटेंट मतलब दिन का किसी एक हिस्सा में ही, मान लीजिए मेरे को दोपहर में बुखार आता है फिर चला जाता है, एनी पर्टिकुलर टाइम ऑफ डे, ठीक है। सॉरी, मैंने आपको रिलैप्सिंग का रेमिटेंट में बता दिया। सॉरी, ये मैंने इसको यहाँ करना है। रेमिटेंट ये होता है। रिलैप्सिंग फीवर मतलब वो, मान लीजिए आपको कुछ दिन में आया फिर वो खुद से चला भी गया। स्टेप लैडर मतलब सपोज आपको 99 डिग्री था, फिर वो नेक्स्ट डे 100 हुआ, फिर उसके बाद वाले दिन 101 हुआ। तो ये टाइफॉइड में देखने को मिलता है। ये सारा फीवर कहाँ कहाँ देखने को मिलता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने HOPI ले लिया, फीवर बता दिया, तो इतना आपका फर्स्ट डे ऑफ मेडिसिन या फिर कोई भी पोस्टिंग में काम चल जाएगा। अगर HOPI लेने के बाद आपका फिर आता है पास्ट हिस्ट्री। अगर पेशेंट को पहले कोई तकलीफ, थिंग्स दैट ही हैज सफर्ड, ये आपको याद रखना है। अभी रिसेंटली 1 महीना पहले उसको कुछ हुआ है तो वो पास्ट हिस्ट्री में नहीं आएगा। अगर उसको पहले, लाइक कोई भी चीज़ जो पास्ट हिस्ट्री से रिलेटेड हो, जो प्रेजेंट चीज़ से रिलेटेड हो, और आपको ऐसा लगता है कि इसके वजह से अभी का वो तकलीफ हो गया हो, जैसे एज़मा हो गया, डायबिटीज़ हो गया, डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें, टीबी, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं। पास्ट हिस्ट्री आपने पूछ लिया। ट्रीटमेंट हिस्ट्री फिर पूछना कि आपने कौन कौन सा दवाई लिया, क्या क्या खाया। ट्रीटमेंट में ड्रग्स का नाम लिख देना, क्योंकि बहुत सारा, मान लीजिए अगर किसी को यूरिनरी रिटेंशन से है तो उसमें ड्रग हिस्ट्री बहुत हाँ, ट्रीटमेंट हिस्ट्री में ये ड्रग हिस्ट्री भी ले लेना। ड्रग हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रीटमेंट, एनी मेजर सर्जरीज, ऐसे अलग से भी ले सकते हैं। ट्रीटमेंट हिस्ट्री और ड्रग हिस्ट्री को मिक्स नहीं करना, बेटर है। ये ड्रग हिस्ट्री अलग नीचे, और यहाँ पे ये ट्रीटमेंट हिस्ट्री। इसमें एनी मेजर सर्जरी हुआ हो, कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ हो, बहुत ठीक है। सर्जरी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। ड्रग हिस्ट्री में जैसे मैंने बताया कौन कौन सा ड्रग्स ले रहे हैं, ठीक है। अभी पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में आपको उसका पूछना है कि बाउल ब्लैडर कैसा है, लाइक खाना, लैट्रिन क्लियर हो रहा है कि नहीं। यही चीज़ें आपको ना, ऐसा वर्ड्स बोलने में ऐसा शर्माना नहीं है। लैट्रिन, पैखाना, शौच, ये सारा हिंदी वर्ड्स में बात करना है। अगर आप नॉर्थ इंडिया या फिर इंडियन पेशेंट्स को देख रहे हो तो, या फिर अगर मान लीजिए सपोज वो उतना स्मार्ट नहीं है, अनएडुकेटेड लग रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए सारी टर्मिनोलॉजीज। ब्लैडर की पेशाब हो रहा है, जलन तो नहीं हो रहा। अगर जलन होगा तो हम लोग UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सस्पेक्ट करेंगे। स्लीप हैबिट्स पूछ लेना है कि नींद हो रहा है, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन।
ये पूछ लेना है, फैमिली हिस्ट्री पूछना है। अगर मान लीजिए डायबिटीज़ का पेशेंट है तो आप उससे पूछोगे कि आपके घर में किसी को है। अगर मान लीजिए बहुत बार ऐसा नहीं होता तो आप लिख सकते हो नो सिग्निफिकेंट फैमिली हिस्ट्री। अब लास्ट में आपको क्या बनाना है, समरी। ये यहाँ तक, इसके बाद से एग्जामिनेशन चालू होता है, जनरल एग्जामिनेशन प्लस सिस्टमिक। तो जनरल और सिस्टमिक एग्जामिनेशन इसके बाद से चालू हो जाता है। लेकिन आपने यहाँ तक जो जो चीज़ हुआ, अब उसको समरी में एक केस प्रेजेंट करते वक्त आपसे अगर कोई पूछे कि 5 मिनट है अभी क्लास खत्म होने में, आप फटाफट बताओ पेशेंट को क्या है, तो आप कैसे बताओगे, पेशेंट नेम इज़ नेम, जो भी हो, एज बताना, माय पेशेंट नेम इज XYZ, एज 37, हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री ऑफ appendicitis, suppose appendicitis, presented to OPD for swelling in right upper quadrant of abdomen from 10 days। मैंने केस चेंज किया बस दिखाने के लिए कि कैसे लिखना है। ठीक है, अगर यहाँ तक लिख दिया फिर आप वो स्वेलिंग को डिस्क्राइब करते बैठना, ये सारा सर्जरी में आपको अच्छे से सिखाया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए आपने अगर इतना, ये बहुत बेसिक है, इट्स लाइक कि ये आपको बस पता होना चाहिए, ये नहीं पता तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, तो इतना तक आप अगर कर लेते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियोस जो डालूंगा उसमें जनरल एंड सिस्टमिक एग्जामिनेशन होगा। जनरल एंड सिस्टमिक एग्जामिनेशन एक बार कवर हो जाए फिर हम लोग केस डिस्कशन चालू करेंगे। ठीक है, थैंक यू, स्टे अपडेटेड, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। हाँ, और बुक कौन सा पढ़ना है, आप मेडिसिन का एक बुक है एस दास, वो पढ़ सकते हो, या फिर इनसाइडर्स क्लिनिकल गाइड पढ़ सकते हो। वो दोनों ही बहुत अच्छा, अर्चित बलू बहुत अच्छा बुक है, वो पढ़ सकते हो। ठीक है, थैंक यू, बाय।